हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की एसओटी की क्लास। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर, हिंदी में बोले तो परिकेंद्र, एंड इन सेंटर, हिंदी में बोले तो अंत्यकेंद्र। अंत्यकेंद्र और परिकेंद्र के बीच में जो डिस्टेंस है वो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस 2r आर होगी, ये हमें प्रूव करना है। इससे पहले हमने सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाली थी, वो थी रूट आर रूट 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब इस डिस्टेंस को कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ठीक है। तो इन सेंटर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मान लो यहाँ कहीं आ गया है ना, तो ये इसका इन सेंटर मान लिया अपन ने आई, ठीक है। और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे कुछ आएगा, तो इसका जो सर्कम सेंटर है ओ, उसको अपन ने यहाँ मान लिया। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए ओ और आई के बीच में, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2r, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओ को बी से ज्वाइन कर रहा हूँ और आई को भी बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया, देखो है ना। कौन सा ट्राइंगल बना है, ओ बी आई। तो इस ट्राइंगल को हम यूज़ करेंगे इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अब देखिए इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, इस ट्राइंगल में देखिए आई बी जो डिस्टेंस है इन सेंटर की वर्टेक्स बी से डिस्टेंस, इन सेंटर की वर्टेक्स बी से डिस्टेंस कितनी होती है, आर कोसेक बी बाई 2, है ना। हमने फाइंड किया था, याद करने के लिए भी आपको मैंने बोला था। और सर्कम सेंटर की बी से डिस्टेंस, सर्कम सेंटर की बी से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, सर्कम रेडियस होगी आर, है ना। इनफैक्ट जो सर्कम सेंटर उसकी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस कितनी होती है, कैपिटल आर होती है सर्कम रेडियस। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो हमको आई बी साइड पता है, ओ बी साइड पता है। अब अगर ये वाला एंगल और पता चल जाए तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला। तो अब बेसिकली हमें इस एंगल को फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो मैंने क्या किया, इसको आई को आगे बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये बेटा ये क्या बनेगा, ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनेगा, क्योंकि इन सेंटर को वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर ही तो होगी। अब एंगल बाइसेक्टर होगी तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा, b/2 आएगा, राइट। अच्छा, फिर ओ से बी सी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, कितना होगा एंगल ए, है ना। अगर मैं इसको इससे मिलाता तो ये पूरा एंगल कितना बनता, 2a बनता। सर्कम सर्किल बना के अगर आप समझेंगे तो उसका हाफ होगा, ये एंगल कितना होगा a। अब ये 90, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस आएगा इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो जब ये एंगल 90 है, ये है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस a। अब हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला जो एंगल होगा, है ना, इस एंगल को अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए थीटा से लिखूं तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये कितना आएगा, देखो ये पूरा एंगल कितना था बेटा, बी था, कितना था, बी था। अब बी में से मैं ये ऊपर वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, b/2 माइनस ये नीचे वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये कितना है 90 माइनस a। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 प्लस a, इस तरह से हो जाएगा माइनस 90 प्लस a। तो ये एंगल थीटा बचेगा आपके पास, तो ये बन गया b/2 माइनस 90 प्लस a, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री को लिख सकता हूँ बेटा मैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ट्राइंगल में कितना होता है 180। तो एंगल्स के सम का जो हाफ होगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ये कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को ऐसे लिख दिया, तो अब क्या होगा, जैसे आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो b/2 से b/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a/2 प्लस a, तो याद आएगा a/2 और माइनस का c/2, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस c/2, कितना आ गया एंगल a माइनस c/2, कौन सा एंगल, थीटा एंगल। अब हमें ये एंगल जब पता लग गया है ना, तो इन ट्राइंगल IBO यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला आप इसमें यूज कर लो, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो कॉस थीटा, ये कितना आएगा, इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, BI, तो BI स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OI स्क्वायर, OI स्क्वायर फाइंड करना है अपॉन 2 BI इंटू OB, यही होगा देखो, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ भी नहीं है। BI स्क्वायर कितना होगा, BI की वैल्यू रख दो, देखो R कोसेक B/2 है, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर बी बाई टू, ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ओ आई स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अच्छा इधर कितना आएगा देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 cos थीटा बी आई है ना, बी आई की वैल्यू कितनी है आर कोसेक बी बाई टू, ओ बी की वैल्यू कितनी है आर। अब इसको सॉल्व करके आपको ओ आई स्क्वायर की वैल्यू बना लेनी है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ओ आई स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, ये इधर आएगा ये उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बी बाई टू प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्मॉल आर कोसेक थीटा कोसेक बी बाई टू, है ना। तो कोसेक थीटा की मैं वैल्यू रख देता हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी a माइनस सी बाई टू, है ना, मतलब a बाई टू माइनस सी बाई टू, और साथ में क्या है कोसेक b बाई टू, राइट। इसको सॉल्व आउट करना है। अब देखिए ये जो आर स्क्वायर है इसको पहले लिख दिया मैंने, है ना, इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, प्लस का आर कोसेक b बाई टू ये कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, अच्छा यहाँ रह जाएगा आर कोसेक b बाई टू, ठीक है। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 2 आर बाहर गया स्मॉल आर, एक कोसेक b बाई टू भी बाहर गया, तो आ गया कॉस a बाई टू माइनस सी बाई टू। देखिए ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया आर कोसेक b बाई टू, तो इधर आर कोसेक b बाई टू रह जाएगा, है ना, इधर क्या रह जाएगा 2r कॉस a बाई टू माइनस सी बाई टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हाँ बेटा, तो डायग्राम समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से देख लेना। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, तो मैं डायग्राम मिटा देता हूं। हाँ तो इधर लाइन बना दी अपन ने, ओ आई स्क्वायर दिस इज आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर कोसेक बी बाई टू। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो स्मॉल आर आया है, ये जो स्मॉल आर आया है, इस स्मॉल आर की हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। स्मॉल आर क्या होता है 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, होता है कि नहीं होता बताओ, होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें लिखूंगा तो देखो कोसेक बी बाई टू और साइन बी बाई टू ये तो कट जाएंगे, तो रह जाएगा 4r साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, क्या रह जाएगा 4r साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू माइनस, और ये एज इट इज 2r कॉस ए बाई टू माइनस सी बाई टू। नाउ दिस इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें से एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं और कैपिटल आर भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2r कॉमन, आर कोसेक बी बाई टू पहले से ही बाहर बैठा था, ठीक है। अब इधर क्या रह गया 2 साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू माइनस, है ना, 2r बाहर गया और ये बन गया कॉस ए बाई टू माइनस सी बाई टू। अब हम क्या करेंगे कॉस ए बाई टू माइनस सी बाई टू, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बनेगा कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू बनेगा, ठीक है ना। आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखो सॉल्व करने पर, नेक्स्ट स्टेप में आएगा आर स्क्वायर प्लस 2r कोसेक बी बाई टू, है ना, 2 साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, और यहाँ पे माइनस का साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, तो क्या बन जाएगा बेटा साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, और क्या बचेगा माइनस का कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू। आई बात समझ में। इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे तो माइनस कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू एज इट इज़, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू। अब मैं क्या करूँगा ये माइनस भी कॉमन ले लूँगा, ये माइनस कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ठीक है। और अब वापस से अगर आप इसको देखें तो ये फॉर्मूला बन जाता है, किसका फॉर्मूला बन जाता है बेटा, ये कॉस ए बाई टू प्लस सी बाई टू का। अब कॉस ए बाई टू प्लस सी बाई टू ये कितना होता है कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन ए बाई टू, क्या बनेगा ये साइन ए बाई सॉरी ए था ना यहाँ पे ए प्लस सी बाई टू बन जाएगा पाई बाई टू माइनस बी बाई टू,
तो ये साइन b/2 बनेगा। क्या बनेगा? साइन b/2। जो ब्रैकेट की वैल्यू है साइन b/2 बनेगी, और इधर क्या आ रहा है? कोसेक b/2। तो कोसेक b/2 से ये साइन b/2 कैंसिल, है ना, तो आ जाएगा r² - 2r, है ना। चलो एक बार लिख भी देता हूँ मैं, ये कोसेक b/2 और वो क्या बन गया था? साइन b/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ गया r² - 2r। ये वैल्यू आई है बेटा किसकी? OI स्क्वायर की। तो OI कितना आ गया? OI आ जाएगा √r² - 2r। राइट, आया समझ में? तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि सरकम सेंटर और इनसेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी √r² - 2r होगी। राइट बच्चों, तो इस तरह से आप दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो दो सेंटर्स के बीच में जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे? इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे इस डायग्राम में मैंने बनाया था। फिर उस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड, उनके बीच का एंगल आपको एनी हाउ फाइंड करना है, ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आप कोसाइन फॉर्मूला यूज करके उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो नोट कर लिया होगा आपने। मिटा देते हैं इसको। चलिए, मीडियंस की लेंथ मैंने आपको बता दी थी, क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे, है ना। अब हम आज बात करेंगे बेटा पॉलीगन की, है ना। किसी पॉलीगन के इन सर्किल की रेडियस और उसके सर्कम सर्किल की रेडियस क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? सर्कम रेडियस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, है ना। लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1, लेंथ ऑफ ईच साइड इज a। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है सम बहुभुज। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, सम बहुभुज, है ना। कितने भुजा का है बेटा? ये n भुजा का। सम बहुभुज की परित्रिज्या, सर्कम रेडियस की बात कर रही है हमने, परित्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। सम बहुभुज की जो भुजा है, सम बहुभुज की भुजा की जो लंबाई है वो कितनी ली हुई है अपन ने? a ली हुई है। कितनी ली हुई है? a, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगन है बेटा, है ना। रेगुलर पॉलीगन का मतलब सम बहुभुज जिसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक। और हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल a। सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो ये जो रेगुलर पॉलीगन होगा, इसका जो सर्कम सर्किल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? सर्कम रेडियस हमें फाइंड करनी है ना। जैसे आप समझे इसको, जैसे मान लो मैं 3 साइडेड पॉलीगन की बात करूं, तो 3 साइडेड पॉलीगन कौन सा होगा बेटा? ट्रायंगल होगा। तो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल ऐसे बनेगा, तो इसकी जो रेडियस आएगी वो सर्कम रेडियस होगी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कैपिटल R। अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, तो उस क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कम सर्किल आएगा उसकी जो रेडियस होगी वो उस क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या हो जाएगी? सर्कम रेडियस हो जाएगी। अब ऐसे अगर मान लो कोई हम रेगुलर पेंटागन लें, रेगुलर पेंटागन, अब रेगुलर पेंटागन लिया हमने ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो सर्कम सर्किल आएगा उसकी जो रेडियस है वो सर्कम रेडियस हो जाएगी इसकी, है ना। रेगुलर हेक्सागन लें हम, समषष्टभुज, तो इसका जो सर्कम सर्किल आएगा वो उसकी सर्कम रेडियस हो जाएगी। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि n साइडेड रेगुलर पॉलीगन की, जिसमें कितनी साइड है? n साइड है, n भुजाएं हैं। तो उसमें जो सर्कम सर्किल बनेगा उसकी सर्कम रेडियस क्या होगी, इसकी बात करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, है ना। अब डायग्राम में बेटा मैं इस n साइडेड रेगुलर पॉलीगन को पूरा नहीं बना रहा हूँ, है ना। इसकी केवल कितनी साइड बनाई मैंने? 2 साइड बनाई, है ना। ऐसे और भी साइड होंगी इसकी, ठीक है, तो उनको मैं नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, इसका जो सर्कम सर्किल आएगा, इसका सर्कम सर्किल कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो, इसका जो सर्कम सर्किल होगा वो वर्टिसेस से पास होगा, ऐसे आ रही है बात समझ में? ऐसे वर्टिसेस से ही तो पास होगा इसका जो सर्कम सर्किल होगा। ये इसका सर्कम सर्किल होगा। इसको मैं ब्लू मार्कर से बना देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। ये बेटा सर्कम सर्किल है। मैंने क्या किया, इस रेगुलर पॉलीगन को पूरा नहीं बनाया, इसका थोड़ा सा हिस्सा बनाया, 3 साइड वाला हिस्सा बनाया,
है ना, जितना अपने काम में आने वाला है सर्कम रेडियस को फाइंड करने के लिए, केवल उतना ही बनाया है। जैसे आप समझें, अगर मान लो मैं रेगुलर हेक्सागन बनाऊं या ऑक्टागन ले लो, ऑक्टागन ले लिया, ये देखो 8 साइड हो गई ना। अब इसका सर्कम सर्किल जो आएगा, इसका सर्कम सर्किल ऐसे आएगा, ध्यान देना, ऐसा आएगा, सभी वर्टेक्स से जाता हुआ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने केवल ये वाला पोर्शन बनाया है, मैंने केवल ये वाला पोर्शन बनाया, ध्यान देना, ये वाला, है ना। बाकी जो पोर्शन था वो नहीं बनाया। जैसे मैं इसको मैं मिटा दूं, इसको जब मैं मिटा दूंगा तो इस तरह से तो दिखेगा डायग्राम, नहीं क्या, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेंटर होगा सर्कम सर्किल का, सेंटर मान लिया यहाँ कहीं है ना। सेंटर को मैंने किससे लिख दिया, ओ से लिख दिया, किससे लिख दिया, ओ से, है ना। अब इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या होगा, इस पॉलीगन के लिए सर्कम सेंटर होगा, नहीं क्या। अच्छा, अब इस सेंटर को अगर मान लो मैं इस वर्टेक्स से मिलाऊं, तो ये जो वर्टेक्स है कहाँ है, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, है ना। तो इस वर्टेक्स को जब मैं इससे मिला दूंगा तो ये बेटा, ये जो आएगी ये इस सर्किल की रेडियस ही तो बनेगी। अब हम इस सर्किल सर्कम रेडियस बनेगी, सर्कम रेडियस को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर हो गया। ऐसे कर, जैसे मान लो इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया वर्टेक्स बी, तो अगर मैं इसको वर्टेक्स बी से मिलाऊंगा तो वर्टेक्स बी से मिलाने वाली ये जो लाइन आएगी ये भी क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी, नहीं होगी क्या। इसको भी किससे लिख दिया मैंने, कैपिटल आर से, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड है, इस साइड की जो लेंथ है, इस साइड की लेंथ कितनी है बेटा, ए, पॉलीगन की साइड है, आपने लिखा है पॉलीगन की साइड कितनी है, ए है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस आर को फाइंड करने वाले हैं। किसको फाइंड करने वाले हैं, आर को फाइंड करने वाले हैं। अब इस आर को फाइंड करें तो उसके लिए एक चीज़ समझिए आप, क्या, कि जैसे मान लो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो गया, सर्कम सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर को अगर मैं तीनों वर्टिसेस से ऐसे ज्वाइन कर दूं तो इस तरह से 3 ट्रायंगल बनेंगे। ये तीनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। अच्छा, ये एंगल कितने होंगे, कितने कितने होंगे बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। पूरा एंगल कितना होगा, 2 पाई, है ना। तो उसके 3 इक्वल पार्ट करें तो एक एंगल कितना आएगा, 2π/3 आएगा, नहीं आएगा क्या, आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्क्वायर में बात करेंगे, स्क्वायर का जो सर्कम सर्किल है वो ऐसे आएगा। अब इसके सर्कम सेंटर को अगर मैं चारों वर्टेक्स से मिलाऊं ऐसे, तो आपके पास इस तरह से ये 4 ट्रायंगल बनेंगे। चारों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो ये वाला जो एंगल है कितना आएगा, याद आएगा 2π, कंप्लीट तो 2π होता है, इसके 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो 2π/4, जैसे यहाँ पे 2π/3 आया। अब जैसे मैं बात करता हूँ हेक्सागन की, हेक्सागन में सर्कम सर्किल आप बनाओगे ऐसे, तो इसका सर्कम सेंटर आ गया, इसको इस ऐसे में मिला दूं सभी वर्टिसेस से, तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे कॉन्ग्रुएंट, 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो हर एक ट्रायंगल में ये जो एंगल आएगा, कितने कितने आएंगे एंगल, 2π/6, कितने आएंगे, 2π/6, है ना। तो जितनी साइड है उतनी वैल्यू से आप 2π को डिवाइड कर दो, उतनी वैल्यू से क्या करेंगे, 2π को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, ये सेंटर पे बना एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी साइडेड का है ये पॉलीगन, एन साइडेड है, कितनी साइडेड है, एन साइडेड। तो अगर मैं बेटा इस एंगल को पूछूं तुमसे तो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा ये एंगल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितना होगा ये एंगल, कंप्लीट तो 2π होगा। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे एन साइडेड में, एन, है ना। तो एक का एंगल कितना हो जाएगा, 2π/n। जैसे ट्रायंगल के लिए 2π/3 आया, है ना, स्क्वायर के लिए 2π/4 आया, हेक्सागन के लिए कितना आया, 2π/6 आया। ऐसे ही एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए कितना आएगा, ये 2π/n आएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेंटर ओ से इस साइड ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। इसको कुछ नाम दे दिया, जैसे मान लो मैंने डी नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, डी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब देखो, अगर मैं सर्किल के रेफरेंस में देखूँ तो सर्किल के रेफरेंस में ये जो ए बी साइड है ये क्या है, सर्किल की कोड है कि नहीं। और हम जानते हैं कि सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब कोड को जब बाइसेक्ट करेगा तो अगर मैं इस लेंथ AD की बात करूं तो लेंथ AD कितनी हो जाएगी बेटा, A/2, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, A/2, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो कौन सा, ये वाला ADO, है ना, और एक कौन सा, BDO। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ADO, है ना, और ट्रायंगल BDO, ये कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों एंगल बेटा इक्वल होंगे। अब ये पूरा एंगल कितना था, 2π/n, तो इसके हाफ कर दो तो π/n ये होगा और π/n ये होगा। बस अब अपना काम
हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा डायग्राम है इसको समझें, इसको ध्यान रखें। एंगल कितना हो गया, पाई बाई एन, ये A/2 A/2। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बेटा आर फाइंड करना है, हमें आर फाइंड करना है। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ लो, दो आपके पास हैं। तो इन ट्राइंगल ODA, इस ट्राइंगल में बात करता हूँ। तो इस ट्राइंगल में बेटा इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए, परपेंडिकुलर पता है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर रिलेशन कौन बताएगा इस एंगल के लिए, साइन। तो साइन पाई बाई एन, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, A/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना, R। तो R की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, A/2 साइन पाई बाई एन। ठीक है, तो R कितना आ गया, A/2 कोसेक पाई बाई एन। ये आपके पास सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है ना, अपनी मोहर ध्यान है, YKH का मतलब याद करना है। तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन जो होगा उसकी जो सर्कम रेडियस होगी, उसका जो सर्कम सर्किल बनेगा, उसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, A/2 कोसेक पाई बाई एन, है ना। इस फॉर्मूले में A क्या है, A साइड की लेंथ है ना, जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड की लेंथ है, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स पता है, साइड की लेंथ पता है, तो इस फॉर्मूले से आप सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, चूंकि सर्कम रेडियस आ गई तो इसलिए अगर मान लो कल को एरिया पूछे, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल, तो सर्कम सर्किल का जो एरिया है, सर्कम सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो A²/4 यहाँ लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर पाई बाई एन। ठीक है, ये क्या आ गया, सर्कम सर्किल का एरिया आ गया। नहीं, अच्छा, अब अगर मान लो तुमसे रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकलवाए, किसका एरिया निकलवाए, रेगुलर पॉलीगन का, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन का एरिया भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे, पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया लिखो। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस तो कितना है बेटा इसका, A। ठीक है, और ये जो हाइट आई थी, है ना, इस हाइट को आप फाइंड कर सकते हो इसमें, OD हाइट कितनी होगी। नहीं तो फिर आप इसमें ऐसे भी यूज कर सकते हो, पर ये साइड पता है यार, ये साइड पता है यार, और उनके बीच में एंगल कितना है, ये 2 पाई बाई एन। तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 R इंटू R, और इनके बीच में जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, उसका साइन 2 पाई बाई एन। बोलिए, ये इस ट्राइंगल का एरिया है। अब ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे पॉलीगन में, एन ट्राइंगल ही तो बनेंगे ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, इधर बना के बताता हूँ, ये जो हेक्सागन था इसमें सेंटर को मिला दिया ऐसे, है ना। तो ये इस तरह के कितने ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, ये 6 ट्राइंगल बन रहे हैं ना। तो एक 6 के 6 ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो एक का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे n बनेंगे। तो एक का एरिया निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा n/2 R स्क्वायर। अब R की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, A²/4 कोसेक स्क्वायर पाई बाई एन, है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, R स्क्वायर की। और इधर कितना है, ये साइन 2 पाई बाई एम। अच्छा, साइन 2 पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन को आप ओपन करके लिख सकते हो क्या, 2 साइन पाई बाई एन कॉस पाई बाई एन, है ना। हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया मैंने इसको। तो देखो, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, है ना। एक साइन पाई बाई एन से कोसेक पाई बाई एन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, n/4, है ना। इधर से क्या रह गया, कॉस पाई बाई एन, और अपॉन में क्या आएगा, साइन पाई बाई एन। इसको साइन लिख देना, तो ये बन जाएगा बेटा क्या, कॉट पाई बाई एन। Na²/4 कॉट पाई बाई एन। ये किसका एरिया आया है, पॉलीगन का। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे, मान लो मैं n की वैल्यू कितनी रखूँ, 3 रखूँ, है ना। तो 3 रखूँगा तो ये पॉलीगन क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ इसमें, तो ये बनेगा 3a² कॉट पाई बाई 3। कॉट पाई बाई 3 का मतलब कॉट 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये लो साहब, क्रॉस चेक हो गया। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन का एरिया है, ये इसके सर्कम सर्किल का एरिया है, और ये इसकी सर्कम रेडियस थी,
है ना। तो आपको ध्यान में रखनी है, और नहीं भी ध्यान में रहती है तो ये डायग्राम ध्यान में रखें बेटा, है ना। एसओटी में आपको चीज़ों को निकालना आना चाहिए, आपको एंगल्स को निकालना आना चाहिए, आपको साइड्स को निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, इन रेडियस की। अब हम किसकी बात करेंगे, इन रेडियस की, है ना। इन रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं। इसी पॉलीगन में एन साइडेड जो पॉलीगन है ये तो सर्कम रेडियस थी, अब हम इसकी इन रेडियस की बात करेंगे ना, कि अंतः त्रिज्या, परी त्रिज्या की जगह मैं लिख देता हूँ क्या इसमें, अंतः त्रिज्या। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, हाँ। देखिए बेटा इसको, अब की बार मैं इन रेडियस के लिए इस रेगुलर पॉलीगन का इंस्क्राइब्ड सर्किल बनाऊंगा, है ना, इन सर्किल बनाऊंगा। कैसे, देखिए फिर से वही 3 साइड बनाई मैंने, ये 3 साइड है ना, ये वर्टेक्स ए कह देते हैं, इसको वर्टेक्स बी कह देते हैं। ये जो लेंथ है ये कितनी है, ए है, ठीक है। अच्छा अब जो इन सर्किल आएगा बेटा, जो इन सर्किल होगा वो इन सर्किल क्या करेगा, इन तीनों साइड्स को टच करके निकलेगा। इन सर्किल क्या करता है, तीनों साइड्स को टच करके निकलता है, ऐसे ऐसे आएगा इसका जो इन सर्किल होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। इसका जो इन सर्किल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसका जो सर्कम सर्किल है वो तो वर्टिसेस से जाता है और इन सर्किल इस तरह से टच करके निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम और सा लग रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ डायग्राम को एक बार। ऐसे, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं ट्रायंगल का इन सर्किल बनाऊंगा बेटा, ट्रायंगल का इन सर्किल ऐसे आता है, टच करता है ना इनको। स्क्वायर का अगर मैं इन सर्किल बनाऊंगा ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं हेक्सागन लूँ तो हेक्सागन में जो इन सर्किल आएगा वो ऐसे साइड्स को टच करके निकलेगा, है ना। तो अगेन मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला पोर्शन बना रखा है केवल इतना, ठीक है। अच्छा अब इसका जो सेंटर आएगा इन सर्किल का वो क्या होगा, इस रेगुलर पॉलीगन का इन सेंटर होगा, है ना। वो क्या होगा, इस रेगुलर पॉलीगन का इन सेंटर होगा। इसको मैंने किससे लिख दिया, आई से। हालांकि रेगुलर पॉलीगन में इन सेंटर और जो सर्कम सेंटर आता है वो सेम ही होते हैं। वो क्या होते हैं, सेम ही आते हैं, सिमेट्रिसिटी के कारण ऐसा होता है। खैर, तो इसका इन सेंटर होगा कितना, आई, राइट। अब फिर से मैं वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी को किससे मिला रहा हूँ, आई से। अब पिछले केस में तो बेटा क्या बन गई थी, सर्कम रेडियस बन गई थी, लेकिन अब की बार ये सर्कम रेडियस तो होंगी, है ना, इन रेडियस नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, इन रेडियस। हम तो इन रेडियस फाइंड कर रहे हैं ना, तो इन रेडियस क्या होगी, इन रेडियस होती है इन सेंटर से, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, नहीं क्या, टेंजेंट पर, ये टेंजेंट ही तो है सर्किल की, टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। सर्किल में आपने 9th-10th में कंसेप्ट पढ़ा होगा। टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जो स्पर्श बिंदु होगा, उसको सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये जो रेडियस होती है, ये रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है इसके, है ना। ऐसे ही ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे इसको मैं डी कह दूं, तो डी को अगर मैं आई से मिलाऊंगा तो ये इसकी इन रेडियस आएगी। ये क्या आएगी बेटा, इसकी इन रेडियस। ये क्या आएगी, यहाँ पे ये सारी क्या होंगी, इन रेडियस होंगी। इसमें देख लो, ये इन रेडियस होगी, नहीं क्या। तो ये इन रेडियस होगी, इन रेडियस को मैं किससे लिख रहा हूँ, स्मॉल आर से, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा अगेन अगर मैं बात करूँ देखो इस एंगल की, कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल पहले की तरह से कितना आएगा, 2π/n आएगा। देखो यहाँ पे ये एंगल 2π होता है, तो ये कितने का आएंगे, 2π/3 है ना। ऐसे ही इनको अगर मैं मिलाऊं तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 के, मतलब 2π/4 के। यहाँ अगर आप इसको मिलाओगे तो ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, ये 6 ट्राइंगल बनेंगे, 6 के 6 कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे, 2π/6 के होंगे। तो ऐसे इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे
अगर वर्टिसेस से मिलाऊंगा तो AIB टाइप के कितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे इसमें n, है ना। तो हर एक के लिए ये वाला जो एंगल होगा सेंटर वाला ये सेम होगा। तो कितना आएगा ये एंगल आएगा बेटा पहले की तरह से कितना 2π/n। अब फिर से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जिसको इन रेडियस कह रहे हैं अपन r। तो यहाँ से दो राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा π/n, और ये भी कितना हो जाएगा π/n। बस ये डायग्राम बनाना था अपन को, बन गया डायग्राम, ठीक है। अब इन रेडियस आपको बनानी है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई सा भी पकड़ लो। तो मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल IDB। तो इस ट्रायंगल IDB में देखो, है ना, इस एंगल के लिए ये लेंथ कितनी होगी बेटा, ये लेंथ कितनी होगी, अभी बताया ना मैंने, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, तो ये लेंथ कितनी है, ये उसकी हाफ हो जाएंगी, इक्वल a/2 और ये a/2, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल π/n के लिए, है ना। और ये क्या हो गया बेस, इन रिलेशन कौन बताएगा, tan। तो मैं tan की वैल्यू लिखूंगा बेटा tan π/n इक्वल्स टू, है ना, कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है इसका r। तो r की जो वैल्यू है a/2, tan नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे cot π/n, a/2 cot π/n, है ना। सरकम रेडियस कितनी आई थी, a/2 कोसेक π/n, सरकम रेडियस क्या आई थी, a/2 कोसेक π/n। और जो इन रेडियस है पॉलीगन की वो कितनी होगी, a/2 cot π/n। a क्या है पॉलीगन की साइड और n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं एरिया लिखूं, एरिया ऑफ इन सर्किल, तो इन सर्किल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा πr²। तो πr² बोले तो कितना a²/4 cot² π/n। ये इन सर्किल का एरिया हो गया, क्या हो गया, ये इन सर्किल का एरिया, इसके अंदर जो सर्किल बनेगा उसका एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं एरिया लिखूं पॉलीगन का, एरिया ऑफ पॉलीगन, अब यहां पे जो पॉलीगन का एरिया मैं लिखने जा रहा हूं वो लिखने जा रहा हूं इन रेडियस की टर्म में। पिछले केस में जो हमने पॉलीगन का एरिया लिखा था वो लिखा था सर्कम रेडियस की टर्म में, कैपिटल R की टर्म में, है ना। और अब हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं इसको, इन रेडियस R की टर्म में। तो इन रेडियस R की टर्म में लिखे तो, है ना। तो पहले की तरह से देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 1/2, बेस कितना है इसका a और हाइट कितनी है r, AR। अब ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, n ट्रायंगल बनेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इन रेडियस की टर्म में फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मैं r की वैल्यू रख देता हूँ, r की वैल्यू आपके पास है ही कितनी, a/2 cot π/n। तो हो जाएगा na²/4 cot π/n। ये पॉलीगन का एरिया हो जाएगा na²/4 cot π/n। आ रही है समझ में, ठीक है। तो आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस को ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। अच्छा अभी आपने देखा था जो लास्ट केस में, जो जब आपने सर्कम रेडियस फाइंड की थी तब भी पॉलीगन का एरिया यही आया था na² cot π/n, और यहाँ भी यही आया, क्योंकि पॉलीगन थोड़ा ना चेंज हुआ है। स्मॉल r की टर्म में चाहिए तो NAR/2 ये होगा, ठीक है। तो ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस थी पॉलीगन की, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा चुका है, ठीक है बेटा। मिटा देते हैं इसको, चलिए। तो ये थ्योरी थी SOT की, ठीक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्मूले याद रख पाते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतने आप ज़्यादा क्वेश्चन निकाल पाओगे, है ना। और अगर मान लो फॉर्मूले नहीं भी आपको याद हैं तो फॉर्मूले आप बना सकते हो, फॉर्मूले बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन in radius is r, circumradius equals to capital R, then incorrect statement is, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें बताना है कौन सा होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है क्या,
आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1/√2 है ना। सेकंड ऑप्शन है आर अपॉन आर इक्वल्स टू 2/3। थर्ड ऑप्शन है आर अपॉन आर इक्वल्स टू √3/2 और फोर्थ ऑप्शन है जी R/R इक्वल्स टू 1/2। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसकी बात हमें करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मार्कर ले लेते हैं दूसरा। तो बेटा यहाँ पे बात हो रही रेगुलर पॉलीगन की, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की, जो भी आपने फाइंड की थी, उनके रेशियो की बात हो रही है कि इनमें से है ना किस रेशियो के लिए स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, गलत कथन कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो देखो रेगुलर पॉलीगन ऐसे था। ठीक है, जब आप सर्कम रेडियस निकालोगे तो ऐसे सर्कम सर्किल बना लोगे, ये सेंटर हो गया, इसको इससे मिलाओगे, ये एंगल कितना होगा 2π/n, परपेंडिकुलर डालोगे, ये a/2 होगा, ये एंगल कितना आएगा π/n और ये कितनी होगी r, है ना। फटाफट से अब इस एंगल के लिए बेटा ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। इनमें रिलेशन कौन बताएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन बताएगा, है ना साइन। तो साइन a/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई a/2 सॉरी साइन π/n है ना, साइन π/n ये आ जाएगा कोसेक π/n। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2 कोसेक π/n। ये क्या आ गई आपके पास सर्कम रेडियस, और ये क्या थी बेटा आपने जो परपेंडिकुलर डाला था, तो ये इन रेडियस थी, है ना। ये क्या है इन रेडियस है। तो अब इसके लिए इस एंगल के लिए क्या हो गया बेस, और ये हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन बताएगा, बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन, या बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन देखो ना सीधा एक ही टर्म में आएगा tan। तो tan π/n कितना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो r की वैल्यू कितनी आ गई a/2 cot π/n। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो r और स्मॉल r और कैपिटल R की बात हो रही है उनकी वैल्यू है ये। अब इसके लिए देखो आप ये इसको फाइंड करो r अपॉन r को, तो r की वैल्यू है a/2 cot π/n और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है a/2 कोसेक π/n। ठीक है, ये इससे कैंसिल, अब कैंसिल हो जाएगा तो इसको क्या लिखूँ अगर मैं कॉस बटे साइन, इसको क्या लिखूँ मैं कॉस π/n अपॉन साइन π/n, है ना। कॉट को कोसेक को 1 अपॉन साइन π/n, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा कॉस π/n। ये कितना आएगा कॉस π/n। r/r की वैल्यू कॉस π/n आ गई, है ना। अब इसमें ये देखें जो n है, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। तो जब n जब नंबर ऑफ साइड्स है तो n किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। n किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r/r कितना दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है, और अपने पास r/r की वैल्यू कितनी है cos π/n। तो cos π/n को अगर मैं 1/√2 करता हूँ तो π/n कितना आएगा π/4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। भाई इसको अगर मैं किसके इक्वल करूँ cos π/n के, ये cos π/n ही तो है ना। तो इसकी वैल्यू 1/√2, तो इसका मतलब π/n कितना होगा π/4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अच्छा 2/3 के लिए हमको पता नहीं है एंगल, इसके लिए देखो, इसके लिए cos π/n, तो √3/2 किसकी वैल्यू होगी π/6 की। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 नेचुरल नंबर। 1/2 के लिए इसको cos π/3 कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 3 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे n के नेचुरल नंबर आया, यहाँ n नेचुरल नंबर आया, और यहाँ भी क्या है नेचुरल नंबर आया। अब 2/3 के लिए जो वैल्यू बनेगी n की वो एक नेचुरल नंबर नहीं बनेगी, वो एक नेचुरल नंबर नहीं बनेगी। तो इसमें r/r की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, तो जो नहीं होगा वही आपको बताना था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। आ रही बात समझ में। इन तीनों ऑप्शंस के लिए जो n की वैल्यू आएगी वो एक नेचुरल नंबर आएगी, लेकिन इसके लिए नेचुरल नंबर नहीं आएगी। तो चूंकि ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल हैं तो सेकंड ऑप्शन नॉट पॉसिबल होगा। जो नॉट पॉसिबल होगी तुमको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन रेडियस सर्कम रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये IIT में पूछा जा चुका है, राइट।
चलिए आगे बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A मीट्स BC एट D। BC साइड को D पॉइंट पे मिलता है, ठीक है ना, एंड a line perpendicular to AD through D meets AC at E and meets AB at F, then मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है AE इज हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य है ना, हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। फिर है AD इक्वल्स टू 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2। फिर थर्ड ऑप्शन है EF इक्वल्स टू 4BC अपॉन B प्लस C साइन A/2। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसका वो है कि ट्राइंगल AEF इज आइसोस्केलस, कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बारे में बतानी है, तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं वो हमें बताना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि ट्राइंगल ABC में एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है वो BC साइड को कहाँ पे मिलता है, D पर मिलता है। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। मैंने इस तरह से एक ट्राइंगल बना लिया, ध्यान देना बच्चों, ट्राइंगल ABC। अब एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया मान लो D, है ना, मतलब ये एंगल कितना होगा A/2 और ये एंगल भी कितना होगा A/2 होगा, ठीक है। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया AD, है ना। मार्कर बोर्ड पे क्या है, थोड़ा सा हाथ स्लिप रहता होता है तो इस वजह से क्या है लाइनें कई बार सीधी नहीं बनती हैं। AD हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A मीट्स BC एट D एंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू AD। अब AD के परपेंडिकुलर लाइन थ्रू D, जो कहाँ से जाती है D से जाती हुई एक लाइन, D से जाती हुई एक लाइन ये बनाई मैंने, ये परपेंडिकुलर हो गई किसके, AD के, ध्यान देना AD के परपेंडिकुलर हो गई, है ना। मीट्स AC को कहाँ पे मिलती है, AC तक बढ़ा दूँ इसको, AC को कहाँ पे मिलती है E पर, ठीक है। मीट्स AB को आगे बढ़ाएंगे, है ना, B की साइड, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और AB को कहाँ मिलती है बेटा, ये F पर, कहाँ मिलती है इसको, F पर। तो इस तरह से डायग्राम बन गया, है ना। तो ऑप्शन है A इज HM ऑफ B एंड C। AE जो लेंथ है, ये जो लेंथ है B और C का हार्मोनिक मीन है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन AD, अच्छा AD एंगल बाइसेक्टर है बेटा, AD एंगल बाइसेक्टर। तो A से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या होगा, 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2। क्या यही लिखा हुआ है, 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन तो देखते ही पता चलता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, है ना। एंगल A से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ यही होती है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया, है ना। थर्ड ऑप्शन में EF लेंथ की बात हो रही है बेटा, EF लेंथ ये वाली 4BC अपॉन B प्लस C साइन A/2 होगी। और लास्ट ऑप्शन में बात हो रही है कि ट्राइंगल AEF क्या है, आइसोस्केलस है ना। तो ट्राइंगल AEF हो गया ये वाला, है ना। चलो मैं इसको ब्लैक मार्कर से बना देता हूँ ताकि अलग से दिखे। ये हो गया ट्राइंगल AEF। इसके बारे में बात करनी है कि ये आइसोस्केलस होगा, कर लेते हैं बात इसके बारे में। कैसे, देखो, अगर मान लो इस ट्राइंगल में कोई दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलस हो जाएगा, है ना। अब ये
कैसे पता लगाएंगे देखो, हाँ इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ बेटा, ए डी एफ है ना, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल तो 90 है, ये कितना है a/2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस a/2 हो जाएगा। एंगल f कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2, ठीक है। अच्छा अब इस ट्राइंगल AEF में ही आ जाओ वापस, इस ट्राइंगल AEF में ये एंगल कितना है a, ये एंगल कितना है 90 माइनस a/2, तो अगर मैं इस एंगल को फाइंड करूं, इस वाले एंगल को, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस ये वाला एंगल कितना है ये a प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस a/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 90 माइनस a/2, तो ये एंगल भी कितना आ गया 90 माइनस a/2 आ गया। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल था AEF जिसकी बात हो रही है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं 90 माइनस a/2, तो इनके अपोजिट जो साइड होंगी, इसके अपोजिट साइड कौन सी है AE, और इसके अपोजिट साइड कौन सी आएगी AF, तो AE और AF क्या हो गए इक्वल। अब AE और AF जब इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा आइसोस्केलस हो जाएगा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ तो पता चल गए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की और थर्ड की, तो फर्स्ट की और थर्ड की बात करें तो पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बात हो रही है किसकी, AE लेंथ की, किसकी बात हो रही है AE लेंथ की, है ना। तो AE लेंथ के लिए देखो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ADE, कौन सा ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है a/2, इस एंगल के लिए क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या हो गया बेस AD की वैल्यू हमको पता है, मतलब बेस पता है इसका, AE हमको फाइंड करना है, तो AE क्या है इसके लिए 90 के सामने AE क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बताएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज रिलेशन कौन बताएगा कॉस, तो cos a/2 इक्वल्स टू बेस कितना है AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका AE, तो यहाँ से जो AE लेंथ होगी ये कितनी आ जाएगी बेटा AD sec a/2, ठीक है। अच्छा AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है 2BC अपॉन B प्लस C cos a/2, है ना, और मल्टीप्लाई में sec a/2 और आ गया, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो ये लेंथ आ गई 2BC अपॉन B प्लस C। अब देखो 2BC अपॉन B प्लस C ये क्या है बेटा, ये हार्मोनिक मीन ही तो है किसका B और C का, किसका B और C का, तो AE जो लेंथ है वो B और C का हार्मोनिक मीन होगी, क्या कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में AE इज HM ऑफ B एंड C, तो फर्स्ट ऑप्शन भी किसका करेक्ट हो जाता है। तो 4 में से 3 ऑप्शन तो पता लग गए करेक्ट है। अब चौथा भी चेक कर लेते हैं, चौथे में EF लेंथ की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है EF लेंथ की बात हो रही है ना। अब EF लेंथ को निकालें, तो EF लेंथ को निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसमें EF लेंथ को निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो ट्राइंगल है ADF राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ADE, इन ट्राइंगल्स में अगर मैं बात करूं तो बेटा ये साइड कॉमन है, इधर ये एंगल 90 डिग्री, इधर ये एंगल 90 डिग्री है, इधर ये 90 माइनस a/2, ये 90 माइनस a/2, ये a/2 ये a/2, तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल ADE ये क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। इधर लिख देता हूँ ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल ADE क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो FD जो साइड है बेटा ये किसके इक्वल होगी DE के इक्वल होगी, ये जो साइड है FD और DE क्या होंगी इक्वल होंगी। अब आपको EF साइड की बात हो रही है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, तो EF साइड के लिए अगर मैं लिखूँ तो EF साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ EF साइड इज ट्वाइस ऑफ DE, लिख सकता हूँ EF साइड किसके इक्वल होगी ट्वाइस ऑफ DE के। अब DE साइड में निकाल लेता हूँ, DE साइड निकालने के लिए अगेन आप इस वाले ट्राइंगल में ही आ जाओ, है ना। इस वाले ट्राइंगल में देखो इस एंगल के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो इनमें रिलेशन कौन बताएगा बेटा tan, तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू किसकी tan a/2 की, tan a/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना AD। तो यहाँ से जो DE लेंथ है ये कितनी आ जाएगी AD tan a/2, कितनी आ जाएगी AD tan a/2, तो 2 AD tan a/2।
अब AD की वैल्यू हमको पता है, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, वो इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिटाना होगा मेरे को क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन चेक करें ना, हाँ ये मिटा देता हूँ मैं, 3 ऑप्शन तो चेक हो गए थे। तो यहाँ के बाद EF जो है ये किसके इक्वल आएगा, 2। AD लेंथ कितनी है, 2BC अपॉन B प्लस C कॉस A/2, है ना। और tan A/2 को क्या लिख दूंगा मैं, sin A/2 अपॉन कॉस A/2, ये इससे कैंसिल आउट। तो ये हो गया बेटा 4BC अपॉन B प्लस C sin A/2। क्या यही लिखा हुआ है EF लेंथ, 4BC B प्लस C sin A/2, यही है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस करेक्ट थे, ठीक है। एसओटी का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, अब इसमें क्या था, इसमें बस हमको एक एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला याद था, बाकी चीज़ें तो हमने बनाई निकाली नहीं क्या। तो इस तरह से एसओटी में आपको एंगल्स निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। और जो आपकी 9th 10th की जो ज्योमेट्री है वो भी सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एसओटी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर हम क्लास को स्टॉप करेंगे और फिर कल की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ है। इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज x, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स is y, given x square minus c square equals to y, where c is third side, c is third side, ठीक है ना। then ratio of in radius and circumradius of the triangle is, तो ट्राइंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3y अपॉन 2x x प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है 3y अपॉन 2c x प्लस सी, थर्ड ऑप्शन है 3y अपॉन 4x x प्लस सी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3y अपॉन 4c x प्लस सी। तो x, c और y की टर्म में आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो बताना है, ये क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन ए ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स आप ले सकते हैं, उनका सम तो कितना है x और प्रोडक्ट कितना है उनका, उन्हीं दो साइड्स का y। और जो थर्ड साइड है वो क्या है बेटा, थर्ड साइड क्या है c। तो x, c और y में ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू y, ठीक है, सही है। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो बताना है। इन रेडियस का मतलब स्मॉल r, सर्कम रेडियस का मतलब कैपिटल R, ये आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की अगर मैं बात करूं तो बेटा जो इन रेडियस है r, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई एस, और इसका फॉर्मूला होगा ABC अपॉन 4 डेल्टा, यही पढ़ा था आपने। तो डेल्टा और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन SABC, ये आएगा। अब इसको आपको चेंज करना है x, y और c की टर्म में, है ना। ये कैसे करेंगे, देखो ये ट्राइंगल बना लिया मैंने ABC, ये स्मॉल a साइड, स्मॉल b साइड, स्मॉल c साइड, जो थर्ड साइड है वो c है। तो जो दो साइड्स की बात हो रही है जिनका सम और प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है वो a और b मान लेता हूँ मैं, है ना। तो आपको दिया जा रहा है सम ऑफ टू साइड्स a प्लस b, ये कितना है x, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है y है, ठीक है।
और इनमें एक रिलेशन और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, वाई, है ना। अच्छा, इस रिलेशन की ओर चलते हैं, इस रिलेशन की बात करते हैं। तो इस रिलेशन बेटा मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूँ, है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई की वैल्यू रख देता हूँ ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर ओपन कर दिया माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, और ये उधर चल जाएगा, कितना बनेगा ये माइनस का ए बी, ठीक है। अच्छा, इसे ए बी को इसके नीचे ले आओ। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू लिखूँ 2ab, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, -1/2 बनेगी ना। देखो ए बी इधर आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा। ये जो है पहचाने इसको, ये कौन है, ये है कॉस सी। कौन है ये, कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू -1/2, इसका मतलब सी जो एंगल है बेटा वो कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। सी एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। तो सी एंगल को बताने के लिए था ये कि सी एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, जब सी एंगल 120 डिग्री है ना, तो इसका जो एरिया है ट्राइंगल का वो मैं लिख सकता हूँ 1/2 AB साइन सी, ऐसे, है ना। तो 1/2 AB साइन सी हो जाएगा कितना, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है, मतलब √3/2 के। तो √3/4 AB आ गया, कितना आ गया डेल्टा, √3/4, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और तो क्या है। अच्छा, S जो है इसको भी हटाना है, S की बात कर लेता हूँ मैं, S की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो जो 2S है बेटा, कितना होता है ये, A + B + C, यही होता है। अब A + B कितना है, X। तो 2S की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, X + C। तो S की वैल्यू कितनी हो गई, X + C/2। तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो रख दो वैल्यू 4। डेल्टा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3/16 A² B², ठीक है। S कितना हो गया, X + C/2, है ना। और साथ में क्या है, ABC। तो देखो एक AB से एक AB तो कैंसिल, ठीक। अच्छा, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, फिर ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। तो 3 क्या रह गया, 3AB रह गया ऊपर, तो ठीक है। उधर ये 2 और क्या रहेगा, X + C, और क्या रह गया C, ये रह गया। अब AB जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, Y के। तो यहाँ पे जो AB आया है इसको Y लिख दो। तो X, C और Y की टर्म में बन गया आंसर 3y/2c x + c। 3y/2c x + c कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो आपको जो फोकस करना था इसमें रेशियो पर, वो क्या था कि आपको एनी हाउ जो रेशियो है वो किसकी टर्म में निकालना है, X, Y और C की टर्म में निकालना है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ऐसे और भी क्वेश्चन यही एडवांस में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करते रहें, DPP सॉल्व करते रहें, डाउट अपने क्लियर करते रहें व्हाट्सएप के थ्रू। तो SOT आज की क्लास में कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो कल की क्लास में हम 2D स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।